अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस करें दैट इज़ द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखने वाले हैं सर जेफरी चौसर। अब तक हम लोग इस पोएम की टोटल 310 लाइन्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने 311 से अपनी पोएम को स्टार्ट करना है। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने क्लर्क के बारे में बात की थी और मैंने सीक्वेंस से चौसर के प्रोलॉग के ऊपर 1 बाय 1 सब के सब लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले वो आप लेक्चर्स सुन लें, ताकि आप सीक्वेंस के साथ इस पोएम को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने चौसर कौन था, कहाँ से बिलोंग करता था, लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है, पोइट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल जितनी भी सारी बातें थी वो मैं कवर कर चुकी हुई हूँ। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और उसके अलावा आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाके द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर के जो मतलब एक प्लेलिस्ट बनी होगी उसके अंदर से आप सारे लेक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम हमारे जो आज का लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। आज हमने बात करनी है लॉयर के ऊपर। लॉयर जिसको चौसर सर्जेंट ऑफ लॉ भी कहता है। तो लाइंस को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इसमें चौसर बताता क्या है, तो आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। चौसर कहते हैं हमारे साथ इस कंपनी के अंदर। अब वो कंपनी किसकी थी? पिलग्रिम्स की। कौन से पिलग्रिम्स? वो पिलग्रिम्स जो कि कैंटरबरी की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? थॉमस ए बेकेट के श्राइन पे। ठीक हो क्या? तो कहते हैं इस कंपनी में ना, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था, हमारे पास एक सर्जेंट ऑफ लॉ भी था। अब कहता वो एक ऐसा आदमी था जिसकी पावर ऑफ जजमेंट बहुत स्ट्रांग थी, बड़ा वाइज मैन था और फुल ऑफ एक्सीलेंस था, बड़ी अच्छी क्वालिटी रखता था अपने अंदर। और ये कहता है ये जो लॉयर था ये काफ़ी दफ़ा सेंट पॉल है, एक पर्सन, एक सेंट है, मींस काइंड ऑफ चर्च से बिलोंग करता है। उसका पोर्टिको था। पोर्टिको एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर बैठ के जो लॉयर हैं वो बैठ के डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आप पोर्टिको लिख के गूगल पे सर्च करिएगा तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक मतलब ऐसी छत होगी जिसको ना जो रेगुलर इंटरवल्स के तौर पे डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होंगे। तो कहते हैं सेंट पॉल की प्लेस थी, वहाँ पर डिफरेंट लॉयर्स की मीटिंग हुआ करती थी उस पोर्टिको में। वहाँ पे ये सर्जेंट ऑफ लॉ भी मौजूद हुआ करता था। ये बहुत ही डिस्क्रीट मीन्स बड़ा केयरफुल किस्म का पर्सन था, बड़ा डिग्निफाइड था और इसके जितने भी वर्ड्स थे फुल ऑफ वाइज थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़हीन था, जहानत भरी हुई थी इसके अंदर, विट नज़र आती थी इसके अल्फाज के अंदर। और ये इतना एक्सपर्ट लॉयर था कि असाइज असाइज एक बेसिकली कोर्ट है जो कि मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड के अंदर था वहाँ पे प्रेजेंट। तो कहते हैं असाइज जो कोर्ट था, जो अदालत थी, वहाँ पे काफ़ी दफ़ा इस लॉयर को बुलाया गया है और इसने वहाँ पे आकर जस्टिस बेस्ड फैसले भी किए हैं। और ज़्यादातर इसको असाइज में मींस इस कोर्ट में बुलाने वाला कौन था? किंग लेटर्स के थ्रू इसको अपॉइंट करता था वहाँ पे। और इसके नॉलेज की बेस पे, इसकी हाई रेपुटेशन की बेस पे इसको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट्स मिले, प्रेजेंट्स काइंड ऑफ इस तरह के मिले कि एक जो इस तरह के रॉयल क्लॉक होता है, ठीक है, रॉयल ड्रेस होता है, उसको वो मिला। इसको बड़ी अच्छी फीस मिला करती थी। इसके साथ साथ जो है ना लैंड परचेजिंग के अंदर ये काफ़ी महारत रखता था। तो चौसर जब ये बात कर रहे हैं ना कि बड़ा अच्छा परचेजर था लैंड का, बेसिकली यहाँ पे वो टायर का एलिमेंट यूज़ करा जो कि हम लाइंस में साथ साथ देखेंगे। एनी हाउ कहता है ये कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इजीली प्रिपेयर कर सकता था कि जिसमें ये इजीली उस प्रॉपर्टी को अपनी ओनरशिप क्लेम कर सके। और ये इतना बिजी रहता था कि हर टाइम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा होता था, कोई ना कोई प्रॉपर्टी के जो इशू थे उसको सॉल्व कर रहा होता था। और इन रियलिटी ये इतना बिजी नहीं था जितना ये बिजी दिखता था। और चौसर ये भी बताता है कि इसके पास इतना नॉलेज था कि जब भी ये मतलब जजमेंट का काम हो रहा हो या कोई केस चल रहा हो तो उसके अंदर इजीली विलियम द कनकरर उसके टाइम से लेकर कोई भी डेट को, कोई भी इवेंट को अपने केस के अंदर कोट कर लेता था। साथ साथ जो लीगल डीड्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये उनको इस तरह से कंपोज करता था कि कोई भी इसकी फ्रेजिंग के अंदर किसी भी किस्म की गलती को या वीकनेस को पॉइंट आउट नहीं कर सकता था। इसको हर स्टैचू के बारे में, हर इवेंट्स के बारे में अच्छा से पता था, इसने अच्छे से उसको याद किया हुआ था और इजीली अपनी बातों को अपने केसेस के अंदर, अपने जो फ्रेजिंग होती है उनके अंदर कोट करता था। फिर चौसर कहता जो इसका ड्रेस था वो
होमली था, मतलब सिंपल सा ड्रेस था। उसने दो कलर्स का कोट पहना हुआ था, एक सिल्क की बेल्ट लगी थी उसके ऊपर, जिसके ऊपर एक छोटा सा क्रॉस बार था। जोसेफ फिर कहता है मैं इसके अपीयरेंस के बारे में और कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा। ठीक है, ये जोसेफ कहने वाला है इसके कैरेक्टर के अंदर। अब हम इसकी लाइंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको जो मैंने अभी मतलब ओवरव्यू दिया है, मीन्स टू से जो पैराफ्रेजिंग बताई आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम लाइंस को डिस्कस करते हैं। अ सर्जेंट ऑफ द लॉ, वॉर एंड वाइज। वॉर यहाँ पे रेफर कर रहा है प्रूडेंट को, क्लेवर को, केयरफुल को, शार्प को। ठीक है, वाइज मीन्स वाइज। कहता है एक हमारे साथ हमारी कंपनी के अंदर एक सर्जेंट ऑफ द लॉ था, जो कि बड़ा ही क्लेवर, बड़ा ही अलर्ट, बड़ा ही शार्प और बड़ा ही वाइज था। दैट ऑफन हैड बीन एट द परवेस। परवेस कहते हैं बेसिकली जो सेंट पॉल है ना, उसकी पोर्टिको को। पोर्टिको मीन्स एक ऐसी प्लेस जहाँ पे डिफरेंट लॉयर्स इकट्ठे होके जो उनके क्लाइंट होते हैं, उनके जो मैटर्स होते हैं उसके बारे में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। नेक्स्ट है, देयर वॉज ऑल्सो फुल रिच ऑफ एक्सीलेंस। ये जो लॉयर था, ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी रखता था अपने अंदर, बड़ी रिच एंड सुपीरियर क्वालिटीज रखता था अपने अंदर। फिर है डिस्क्रीट ही वॉज एंड ऑफ ग्रीट रेवरेंस। रेवरेंस मीन्स डिग्निटी। कहता ये जो पर्सन था, ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल और साथ ही साथ डिग्निटी वाला पर्सन था, मतलब बड़ी ग्रेट डिग्निटी रखता था अपने अंदर। ही सीम्ड स्विच हीज वर्डर्स weren't सो वाइज। स्विच मीन्स सच और वर्डर्स मीन्स वर्ड्स। कहते हैं इसके जो अल्फाज थे बड़े ही ज़्यादा वाइज थे। जस्टिस हिज वॉज फुल ऑफन इन असाइज। असाइज मैंने आपको बता दिया था कि ये एक कोर्ट का नेम है, और कहा गया है यहाँ पे इस लाइन के अंदर कि असाइज जो कि एक कोर्ट है, वहाँ पे इसने बहुत से केस जस्टिस पे लड़े हैं, वहाँ पे इसने एज अ जज अपना रोल प्ले किया हुआ है। बाय पेटेंट एंड बाय प्लेन कमीशन। अब पेटेंट मीन्स रॉयल लोग या रॉयल किंग जो है वो एक जो जज अपॉइंट करता है उसको कहते हैं। प्लेन मीन्स फुल ऑफ। कमीशन मीन्स jurisdiction मीन्स टू से दैट कि जिसके पास अथॉरिटी हो, पावर हो, जो लीगल डिसीजन ले सकता हो, जो जजमेंट की अथॉरिटी रखता हो। तो यहाँ पे इन लाइंस में बेसिकली बताया ये किया है कि जो असाइज है, जो कोर्ट है असाइज नेम का, वहाँ पे इसको किंग के लेटर के थ्रू इनवाइट किया जाता था, और वहाँ जाके ये अपनी जजमेंट देता था, जज करता था, और जज जो था वो जस्टिस बेस होता था इसका, और इसको इसी बेस पे काफ़ी हाई रेपुटेशन भी मिली थी। और फॉर हिज साइंस एंड फॉर हिज हाई रियूनियन। रियूनियन मीन्स रेपुटेशन। कहते हैं इसकी साइंस की नॉलेज की बेस पे, इसके अपने नॉलेज की बेस पे, और इसकी एक्सीलेंट रेपुटेशन की बेस के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब काफ़ी कुछ मिला है। मीन्स जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और फीस, इसकी जो फीस थी वो भी काफ़ी हाई थी। एंड रोब मतलब एक रॉयल क्लॉक जो होता है, रॉयल किस्म का गाउन, वो हैड ही मैनी ऑन। और इसके अलावा बहुत कुछ, कि इसको लोगों ने बहुत कुछ दिया है, जिसमें इसकी फीस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चौसा सिटायर कर रहा है। एनी हाउ नेक्स्ट लाइन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में पढ़ने लगी अब पूरी इस पोइम की, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। सो ग्रेट अ परचेजर वॉज नो वेयर नॉन। कहता है इतना ग्रेट परचेजर था ये लैंड को खरीदने वाला, कि ऐसे का परचेजर आज तक कहीं देखा नहीं जा सकता। ऑल वॉज फीस सिंपल टू हिम इन इफेक्ट। सैम्पल मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफ़र किया जा सके। ठीक है, और इफ़ेक्ट मतलब कोई असर होना उसके ऊपर। कहता है ये प्रॉपर्टी के जो पेपर्स बनाता था, उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाता था कि उसको इजीली इसके नाम पे ट्रांसफ़र किया जा सकता था, और उसके ऊपर कोई भी असर नहीं आ सकता था, कोई भी इसके अंदर कोई वीकनेस, कोई पॉइंट नहीं निकाल सकता था नेगेटिव वाला। हिज परचेजिंग माइट नॉट बीन इन इफेक्ट। और इसकी परचेजिंग थी, उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं आता था, कोई भी नेगेटिव या इनवैलिड पॉइंट नहीं निकलता था। नो वेयर सो बिजी अ मैन एज ही देयर नैज। कहता है जितना मसरूफ़ ये आदमी था, इतना कोई भी आदमी मसरूफ़ नहीं देखा जा सकता था। एंड येट ही सीम्ड बिजियर देन ही वॉज। और कहता है ये इतना बिजी नहीं था जितना कि बिजी दिखता था। ठीक है, यहाँ पे चौसा सटायर कर रहा है उसके प्रोफेशन के ऊपर, कि वो एक
क्या है, लॉयर है। लॉयर का काम जस्टिस करना है, लेकिन वो क्या करता है कि जो विल बनाता है लोगों की, वो ऐसी विल बना रहा है जो कि इजीली इसके नाम पे ट्रांसफ़र की जा सके किसी के मरने के बाद। ठीक हो गया। और वो अपने काम के अंदर इतना बिजी होता था कि अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल दिखाया गया है, लेकिन कहते हैं इन रियलिटी में वो इतना ज़्यादा बिजी नहीं था जितना वो शो करता था, प्रिटेंड करता था, शो ऑफ करना। एंड येट सॉरी ये हो गया। इन टर्म्स हैड ही कैश एंड डूम्स एल। यहाँ पे मैंने बोला टर्म्स मीन्स प्रिसाइजली, कैश मीन्स केसेस, और उसके बाद एल मीन्स जजमेंट्स। कहते जितने भी केसेस थे उनके जजमेंट्स के अंदर ये अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता होता था। दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ किंग विलियम वर फॉल, के जो ये केसेस लड़ रहा है उन केसेस के अंदर विलियम द कनकर के टाइम से लेकर जो भी डेट्स आई हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी हैपनिंग हुई है, ये उनकी हैपनिंग को भी अपने केस के अंदर कोट किया करता था। अच्छा, एनी हाउ जो इम्पोर्टेंट लाइंस थी ये इससे ऊपर यहाँ तक, एंड येट ही सीम्ड बिजियर देन ही वाज, यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस थी, हम आगे पढ़ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट है दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ, ये हो गया। थर्ड टू, ही कुड इंडाइट एंड मेक अ थिंग। अब थर्ड टू मीन्स देयर फोर या फर्दर मोर, ही न्यू हाउ टू कंपोज एंड ड्रॉ अप अ लीगल डॉक्यूमेंट। वो जानता था कैसे उसने कंपोज करना है और ड्रॉ करना है एक लीगल डॉक्यूमेंट को। फिर है देर कुड नो विट पिंच एट हिज राइटिंग, के फिर इसके बाद क्या है, सो देर मीन सो। तो इससे क्या होगा, कोई भी इसकी राइटिंग के अंदर किसी भी किस्म का फ्लॉ नहीं तलाश कर पाएगा। पिंच मीन्स फ्लॉ, गलती होना, एंड एवरी टच कुड ही प्लान बाय रोड, और कोई भी स्टैचू हो, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, ये उसको बाय हार्ट मतलब दिल से अच्छे से जानता था, हर लिहाज से जानता था। He rode but homely in a middle court. Rode refers to घोड़सवारी करना, घोड़ा चलाना। homely in a middle court मतलब इनफॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था इसने इतना, सॉरी हाँ ठीक है, होमली रेफर्स टू होमली, घर वाला, इनफॉर्मल। मिडिल कोट, ठीक है। अब वो जो कोट था इसका इतना अच्छा नहीं था, नॉर्मल काइंड ऑफ कोट था। गेट विद द क्लाइंट, सॉरी सेंट ऑफ सिल्क, सेंट मीन्स बेल्ट, सिल्क की है, विद बार स्मेल, स्मॉल वहाँ पे ब्रास लगे हुए थे, या क्रॉस बार भी कह सकते हैं, या फिर स्ट्राइप्स भी कह सकते हैं। ऑफिस अरे टेल आई नो लैंगर टेल, कहता इनके क्लोथ के बारे में मैं कोई लंबी कहानी नहीं सुनाने वाला। मतलब उसने एक कोट पहना हुआ है, कोट जो है वो टू टोन है, 2 कलर वाला कोट है, ऊपर सिंपल सिल्क की बेल्ट लगी हुई है और एक स्मॉल स्ट्राइप है, और वो स्मॉल स्ट्राइप को हमने क्रॉस बार भी कहा है। ठीक है, कहता उसके कपड़ों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना ही काफ़ी है। हमने देखा इस करेक्टर के अंदर चौसर ने सटायर का एलिमेंट भी यूज़ किया हुआ है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो तो मैंने आपको पहले हाईलाइट करवा दी हुई हैं। फिर देखा हम लोगों ने कि चौसन जब सटायर यूज़ किया तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बता रहा था एक पर्सन की, कि जो बड़े हाई क्लास से बिलोंग कर रहा है ना, तो वो शो ऑफ भी बहुत करता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, सो ऑन। एनी हाउ आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको जो हमारी आज की पोइम का जो लाइन्स थी वो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। आज हमने हमारी पोइम को लाइन नंबर 311 से 332 तक कंप्लीट कर लिया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। दुआओं में खास याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।